और सीधे आपको लेके चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी की रैली में। मनसुख मांडविया जी, संसद में साथी महारानी राजलक्ष्मी जी, श्रीमान सतपाल महाराज जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों ने आज कमाल कर दिया है जी। यार उसमें मत हिलाओ, आड़ी लगा। सारे माथे ही माथे नजर आ रहे हैं, सारे माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। वहां दूर दूर छत पर इतनी भीड़ है, मुझे मालूम नहीं उनको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, मैं आपको विशेष नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये देवभूमि है, ये वीरों की भी भूमि है, ये वीर माताओं की भूमि है। और उस धरती पर इतनी बड़ी संख्या में आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपको नमन करता हूं। आज मेरे मन में आप लोगों के खिलाफ एक शिकायत करने की इच्छा है। करूं क्या? फिर बुरा मान जाओगे तो? बिल्कुल नहीं मानोगे? नहीं नहीं, फिर भी मान जाओगे। पक्का? एकदम पक्का? बिल्कुल बुरा नहीं मानोगे? मुझे बताइए, जब 2014 में लोकसभा का चुनाव था, मैं स्वयं उम्मीदवार था प्रधानमंत्री पद का, और इसी चौक में, इसी मैदान में मैं आया था। और उस समय आधा मैदान भी भरा नहीं था। आज क्या कारण है? अच्छा, उस समय आधा मैदान भरा था, फिर भी आपने अच्छे अच्छे लोगों को धूल चटा दी, घर भेज दिया, सबके सबको जिता दिया। इस बार क्या होगा, इसका मैं अनुमान लगा सकता हूं। ये जन सैलाब और भी हिमालय की कोथ में ऐसी ठंड में इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों का आना, इस बात का संकेत है कि अब उत्तराखंड विकास के लिए इंतजार नहीं करना चाहता। भाइयों बहनों, आज यहां जिस प्रकल्प का शिलान्यास हुआ है, उत्तराखंड के लोगों को तो खुशी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन आज ये शिलान्यास
उन हजारों लोगों को श्रद्धांजलि है जो केदारनाथ के हादसे में हिंदुस्तान के हर कोने से किसी ने अपनी जिंदगी गंवा दी थी। ये योजना देश के हर कोने से उस भयंकर हादसे में जो लोग मारे गए थे उनको एक प्रकार से तर्पण है, श्रद्धांजलि है। भाइयों बहनों, ये 4 धाम यात्रा के लिए उत्तम मार्ग, अच्छी व्यवस्था उत्तराखंड के लोगों को तो रोजी रोटी देगी। उत्तराखंड के विकास के लिए चारों दिशाओं में नए अवसर प्रदान करेगी। लेकिन ये शिलान्यास हर हिंदुस्तानी के मन को वो संतोष देने वाला अवसर है जिसके हृदय में कभी न कभी मां गंगा के तट पे आना है, हरिद्वार ऋषिकेश जाना है, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा करने का जिसका सपना है, बूढ़े मां बाप को लेकर के आना चाहता है। आप कल्पना कर सकते हो आज का ये प्रकल्प उन वृद्ध मां बाप जो आने वाले दिनों में जब यात्रा के लिए आएंगे और सड़क बिना अवरोध ले जाती होगी, कितने आशीर्वाद हिंदुस्तान भर से मिलने वाले हैं, इसका आप अंदाज लगा सकते हो भाई। जब बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे कोई आता है, जब निकलता है तो 2-3 दिन बीच में खाली रखता है। उसको वो टूर के ऑर्गेनाइजर के बताया था कि देखो भाई, वापिस आने का टाइम टेबल पक्का नहीं रहेगा। क्यों? बोले पूरी यात्रा के दरमियान कहीं तो कहीं लैंडस्लाइड हुआ होगा, 1-2 दिन रास्ता रहेगा, तब जाकर के मुश्किल से यात्रा हो पाएगी। भाइयों बहनों, अनिश्चितता के माहौल में यात्रालु का मन, यात्री का मन परमात्मा में लीन होना चाहिए। जिस मकसद से आया है, हर चिंता से मुक्त होना चाहिए। लेकिन यहां तो उसको चिंता रहती है कि अगले मुकाम पर पहुंच पाएंगे कि कहीं लैंडस्लाइड हो जाएगी, कहीं ट्रैफिक जाम हो गया होगा, एक आध गाड़ी ब्रेकडाउन पड़ी होगी तो हम आगे निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। इतनी कठिनाइयों के बीच आज हमारी यात्रा होती है। 125 करोड़ का देश, हर व्यक्ति के मन में अपने मां बाप को कभी न कभी बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन कराने की इच्छा हो। लेकिन मेरे देश में ऐसी सरकारें आई कि 125 करोड़ देशवासियों की ये इच्छा पूरी करने के लिए भी आवश्यक सुविधाएं नहीं कर पाई। भाइयों बहनों, आपको लगता होगा कि मोदी जी आपने आते ही क्यों शुरू नहीं किया। अगर मेरे लिए पॉलिटिकल कार्यक्रम होता, सिर्फ जनता जनार्दन की आंखों में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम होता, तो मैं पहले ही दिन आकर के 2 गाड़ियां खड़ी कर देता और कहीं डामर बामर लगा देता तो लोगों को लग जाता कि चलो काम शुरू हो गया। ऐसा तो हर सरकारों ने किया है, हर मुख्यमंत्रियों ने किया है, अभी तो शायद कहते रोज कर रहे हैं।
अब जनता ये राजनेता समझ ले, वो जमाना चला गया। जनता है, सब कुछ जानती है। बिना बजट को पत्थर गाड़ते जाओगे तो क्या योजनाएं बनेगी क्या? हंसते हुए चेहरे टीवी पे दिखा दोगे तो क्या गाड़ी चल जाएगी क्या? भाइयों बहनों, जल्दबाजी में करने वाली योजनाओं से राजनीति तो चल सकती है, लेकिन समाज नीति नहीं चल सकती, समाज का भला नहीं हो सकता। और इसलिए हमारे नितिन जी केंद्र में मेरे मंत्रिपरिषद के साथी कल्पकता के धनी हैं। दुनिया भर में जो अच्छा है उसको खोजने के लिए लगे रहते हैं। किसी से भी दूर दूर से पता चले कि उसके पास ये जानकारी है तो सबसे पहले उसको समय देकर के उसको सुनना, समझना और अच्छे से अच्छा कैसे हो, उत्तम से उत्तम कैसे बने, हर पल नितिन जी ऐसा सोचने वाले मेरे साथी हैं। और इसलिए उन्होंने, क्योंकि सरकार बनी उस दिन से मैंने उनको एक काम दिया था, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में ऐसे कच्चे पहाड़ के बीच से कैसे रास्ते निकाले जाएं और रास्ता ऐसा बने कि आने वाले 100 साल तक कभी किसी कठिनाइयों से गुजरना न पड़े, इस फिराक में लगे रहे। और आज दुनिया भर की कंसल्टिंग एजेंसियों की मदद से ऐसी एक उत्तम रचना की गई है, जिस उत्तम रचना के द्वारा मैं विश्वास दिलाता हूं देशवासियों को कि आप अब जब भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यात्रा पर आएंगे, जैसे पुराने जमाने में मां बाप को यात्रा कराने के लिए श्रवण को याद किया जाता है, आने वाले दिनों में जब आप सुखरूप यात्रा करोगे तो इस सरकार को, नितिन जी को आप जरूर याद करोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं। और जब सड़क बनती है तो सिर्फ गाड़ियां दौड़ती है ऐसी नहीं है, ये 12,000 करोड़ रुपया लगेगा। इसमें जो सीमेंट लगता है, टार लगता है, पत्थर लगते हैं, उससे ज्यादा उसमें पसीना लगता है। और वो पसीना मेरे उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार देने वाला होगा। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा आप कल्पना कर सकते हो? 12,000 करोड़ रुपया जब खर्च होगा तब उस रोड के काम में लगे हुए कितने नौजवानों के घरों में करोड़ों करोड़ रुपया अपने पसीने की कमाई का जाएगा, इसका आप अंदाज लगा सकते हो। ट्रांसपोर्ट वालों को पैसा मिलेगा, खुदाई करने वालों को मिलेगा, सामान ढोने वालों को मिलेगा, गरीब से गरीब व्यक्ति को इतना बड़ा रोजगार की संभावना इसके साथ है। पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी। और भाइयों बहनों, हमारे उत्तराखंड की आय का सबसे बड़ा साधन यात्री है। हमारी यात्रा आय का सबसे बड़ा साधन टूरिज्म है। अगर व्यवस्थाएं ठीक हो, सुविधाएं उपयुक्त हो, जितनी जरूरत हो उतनी सुविधाएं उपलब्ध हो,
तो भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का कौन परिवार होगा जो 5 दिन 7 दिन यहां आकर के रहने की इच्छा न करता हो। कितनी बड़ी इनकम, कितनी बड़ी इकोनॉमी बदल जाएगी। भाइयों बहनों, जब मैं 2014 में इसी मैदान में आया था, तब मैंने एक बात कही थी आपको। आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैं भूलने के लिए बातें करता नहीं हूं। मैंने आपको कहा था कि पहाड़ों की जिंदगी में ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ को कभी काम नहीं आती है। भाइयों बहनों, मैंने इस कहावत को बदलना ठान लिया है। ये पहाड़ का पानी भी पहाड़ को काम आएगा, ये पहाड़ की जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे, ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे कि यहां के जवानों को ये हिमालय छोड़ करके शहरों की गंदी गालियों में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर न होना पड़े। ऐसा उत्तराखंड बनाने का सपना लेकर के चल रहे हैं। हम विकास की नई ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश में आजादी के इतने साल हुए, 18,000 गांव ऐसे निकले। जब मैंने प्रधानमंत्री पद का दायित्व लिया, सब डिपार्टमेंट से पूछ रहा था, बताओ भाई क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहां पहुंचे हैं, क्या हो रहा है। जब मुझे बताया गया कि साहब आजादी के 70 साल हुए, 18,000 गांव आज भी 18वीं शताब्दी में गुजारा कर रहे हैं। बिजली का तार क्या होता है, बिजली का खंभा क्या होता है, बिजली क्या होती है, उस गांव को कभी सौभाग्य नहीं मिला है। हमने बीड़ा उठाया, 1000 दिन में इन 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाएंगे। मेरे अफसर सारे मेरे सामने देखने लगे, बोले साहब जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो 1000 दिन में आप पूरा करने के लिए कह रहे हो। मैंने कहा भाई पहले जो हुआ सो हुआ, अब लोगों का मिजाज भी बदला है, सरकार भी बदली है, देश भी बदलेगा। और इसलिए 1000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का बीड़ा उठाया। भाइयों बहनों, अभी 1000 दिन होने की तो देर है, करीब करीब 12,000 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। खंभा लग गया, तार पहुंच गया, बिजली आना शुरू हो गया। और बाकी जो 6,000 गांव है उसमें भी तेज गति से काम चल रहा है। उसमें मेरे उत्तराखंड के गांव भी थे, वहां भी बिजली पहुंचाने का काम हमने तेज गति से आगे बढ़ाया है। आप मुझे बताइए भाइयों, उत्तराखंड के दूर सुदूर पहाड़ियों में जिस गांव में कभी बिजली का खंभा नहीं लगा था, अगर वहां बिजली पहुंचती है, क्या ये अमीरों के लिए हो रहा है क्या? अरे पूरी ताकत से बताइए, क्या ये अमीरों के लिए हो रहा है क्या? क्या ये अमीरों के लिए हो रहा है क्या? ये गरीबों का हक पूरा करने के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये गरीबों के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाइयों बहनों, एक जमाना था हमारे देश में गैस का सिलेंडर लेना हो
तो नेताओं के घर के चक्कर काटने पड़ते थे। किसी की पहचान निकालनी पड़ती थी कि भाई हमें अब एक गैस का सिलेंडर मिल जाए, कनेक्शन मिल जाए गैस का। आप हैरान होंगे, 2014 के चुनाव में, लोकसभा का चुनाव था, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था, हिंदुस्तान भर के टीवी कैमरा वाले आकर के वहां खड़े हो गए थे कि आज बहुत बड़ी घोषणा होगी। दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, 2014 के लोकसभा के चुनाव के लिए बहुत बड़ी रणनीति घोषित की जाएगी। पूरे दिन भर मीटिंग चली। ऐसे ऐसे लोगों को बड़ा बनाने के लिए ऐसी हवा भरी जा रही थी, ऐसी हवा भरी जा रही थी कि जिसका वर्णन करते ही बनता है। और बाद में घोषणा हुई तो क्या हुई? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, ये घोषणा नहीं हुई। उतने बड़े अधिवेशन में घोषणा ये हुई कि अगर हमारी सरकार बनेगी, ये कांग्रेस की घोषणा की बात कर रहा हूं, अगर हमारी सरकार बनेगी तो अभी जो एक साल में 9 सिलेंडर मिलते हैं, हम 12 सिलेंडर दे देंगे। आप बताइए, 9 सिलेंडर के 12 सिलेंडर लेने के लिए उनकी सरकार बनाने के लिए देश की जनता को आह्वान किया गया था। भाइयों बहनों, जिस देश में गैस के सिलेंडर 9 हो या 12 हो, इसकी चर्चा चलती हो, और जैसे ही हमारी सरकार आती है, हम फैसला करते हैं कि इस देश के गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले 5 करोड़ परिवारों को 3 साल के भीतर भीतर गैस के सिलेंडर का कनेक्शन दे देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं सरकार कैसे निर्णय कर सकती है। कहां 9 से 12 और कहां 5 करोड़ गरीब परिवारों में गैस का चूल्हा। भाइयों बहनों, और विशेष रूप से इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें में यहां आई हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, हमें मालूम है पहाड़ों की जिंदगी। मेरा सौभाग्य रहा है उत्तराखंड में मुझे कार्यकर्ता के नाते कई वर्षों तक कार्य करने का मौका मिला है। यहां के हर गली मोहल्ले से मैं परिचित हूं, यहां की जिंदगी से परिचित हूं, यहां के सुख दुख से परिचित हूं। यहां के अनेक लोगों के बीच में कंधे से कंधे पर हाथ मिला करके जमीन पर बैठ करके काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। इस देवभूमि के आशीर्वाद पा करके मैं पला बड़ा हूं जी। और इसलिए मैंने देखा है, माताएं बहनें जंगलों में जाना, लकड़ियां ढूंढ करके लाना, लकड़ी गीली न हो इसकी चिंता करना। और जब एक मां, गरीब मां खाना पकाती है लकड़ी के चूल्हे से, एक दिन में उस गरीब मां के शरीर में खाना पकाती है, उसके कारण लकड़ी के चूल्हे के जलते हुए जो धुआं निकलता है, एक दिन में गरीब मां के शरीर में 400 सिगरेट जितना धुआं उसके शरीर में जाता है। 400 सिगरेट का धुआं जिस मां के शरीर में रोजाना जाता होगा, वो मां की तबीयत का हाल क्या होता होगा, उस मां के बच्चों का क्या हाल होता होगा। क्या मेरी इन माताओं को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? इन मां बहनों के सुख, शरीर स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इन मां बहनों को धुएं से मुक्ति दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए? भाइयों बहनों, हमने बीड़ा उठाया और अब तक लाखों परिवारों में गैस का चूल्हा पहुंच गया है, गैस का सिलेंडर पहुंच गया है। उन मां बहनों को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। उत्तराखंड में भी ऐसे हजारों परिवार हैं जहां हमने कोई पहचान के बिना
गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, एक आवाज से बताइए, पूरी ताकत से बताइए, एक गरीब मां को धुएं से मुक्त कराना क्या ये अमीरों का काम है? ये अमीरों के लिए योजना है? ये अमीरों का भला करने के लिए काम कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, ये गरीबों के कल्याण का काम है कि नहीं है? ये गरीबों के कल्याण का काम है कि नहीं है? ये गरीबों का भला करने का काम है कि नहीं है? ये गरीबों की जिंदगी बदलने का काम है कि नहीं है? भाइयों बहनों, हमने एक निर्णय किया, ये उत्तराखंड की धरती हर घर में जीजा माता है, हर घर में शिवाजी पैदा होता है। मां भारती के लिए मौत को मुट्ठी में लेकर के जान की बाजी लगाने वाले वीर हर परिवार में है। ऐसा उत्तराखंड है। 40 साल से भाइयों बहनों, ये मेरे फौज के जवान, ये मेरे सेना के जवान हिंदुस्तान की सरकार से मांग कर रहे थे 1 रैंक 1 पेंशन की। और सेना के लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, सहन करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर शहादत मोल लेते हैं, लेकिन कभी मर्यादाएं तोड़ते नहीं है। 40 साल तक जिस परिवार ने राज किया, जिस पार्टी ने राज किया, उनको कभी हमारे सेना के लोगों की इस मांग की याद नहीं आई। 1 रैंक 1 पेंशन, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कभी सोचा नहीं। और जब चुनाव आया और उनको लगा कि मोदी को तो सेना के प्रति जरा विशेष प्रेम है, मोदी सेना को कुछ न कुछ तो दे देगा, तो इसलिए जैसे अभी यहां चुनाव के पहले अलग अलग जगह पत्थर गाड़ने का काम चल रहा है, बिना बजट को गाड़ने का काम चल रहा है, उस समय बजट में 500 करोड़ रुपया डाल दिया और बता दिया हमने ओआरओपी दे दिया, 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया। भाइयों बहनों, 1 रैंक 1 पेंशन का बजट लगता है 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। 10,000 करोड़ से ज्यादा। मुझे बताइए, ये 500 करोड़ रुपए डाल करके ये देश के सेना के जवानों की आंखों में धूल झोंकने का पाप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? क्या आप देश के जवानों के साथ भी ऐसा धोखा करोगे? हमने कहा बहुत ज्यादा है। मैं सेना के जवानों से मिला, मैंने कहा भाई ये 10,000 करोड़ रुपया एक मुश्त देना तो देश के कई काम अटक जाएंगे, आप मेरी मदद कीजिए। और मैं आज मेरी सेना के जवानों को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने मुझे तुरंत कहा, मोदी जी बताइए क्या मदद चाहिए। मैंने कहा कि एक किस्त में पैसे नहीं दे पाऊंगा, इसके 4 टुकड़े कर दिए जाए, 4 किस्त कर दी जाए और आपको 4 किस्त में पैसे पुराने भी दे दूंगा। मैंने कहा 40 साल से अटका हुआ एक मामला, मुझे इसको पूरा करना है, क्योंकि मैं सेना के जवानों का जी जान से सम्मान करने वाला इंसान हूं, इनका गौरव करने वाला इंसान हूं, मुझे उनके लिए कुछ करना है। आज मैं उन सेना के जवानों को सलाम करता हूं कि सरकार की कठिनाई को समझा और भाइयों बहनों 1 रैंक 1 पेंशन का निर्णय हो गया। अब तक उनको 6,600 करोड़ रुपया पहुंचा दिया गया है और बाकी किस्त भी पहुंच जाएगी। भाई 1 रैंक 1 पेंशन। और उत्तराखंड में तो शायद ही कोई गांव ऐसा होगा
जहां 50-100 लोग ऐसे नहीं होंगे जिनको आज भी सेना से पेंशन ना आता हो। मुझे बताइए भाइयों बहनों, इतनी बड़ी मात्रा में धन जब पेंशनरों के घर में आया, गांव में आया, तो उत्तराखंड की इकोनॉमी बढ़ी कि ना बढ़ी? उत्तराखंड की इकोनॉमी को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? भाइयों बहनों, हमारा मकसद एक ही है, विकास करना। लेकिन आप जानते हो 2014 में मैं चुनाव लड़ा, आपने हमें वोट दिया, देश ने भरपूर समर्थन दिया। 30 साल के बाद पहली बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। आप मुझे बताइए, आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? दिए जलाने के लिए बनाया है क्या? छोटे मोटे उद्घाटन करते रहने के लिए बनाया है क्या? कुछ कर दिखाने के लिए बनाया कि नहीं बनाया? मुझे कुछ कर दे के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आपने मुझे काम दिया है चौकीदार का। चौकीदार का काम दिया है। अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं, उनको तकलीफ हो रही है, उनको लग रहा है ऐसा कैसा चौकीदार आ गया, चोरों के सरदारों पर ही पहले वार कर रहा है। भाइयों बहनों, देश को काले धन ने भी बर्बाद किया है, देश को काले मन ने भी बर्बाद कर दिया है। काला मन भी जाना चाहिए, काला धन भी जाना चाहिए। आप मुझे बताइए भाइयों, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जी जान से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने ये लड़ाई को छेड़ लिया है। आपके आशीर्वाद है? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, आपका आशीर्वाद है? पूरी ताकत से बताइए, आपका आशीर्वाद है? मैं आज देवभूमि का आभारी हूं भाइयों। भाइयों बहनों, आप जानते हैं, सरकार में एक ड्राइवर की नौकरी चाहिए, प्यून की नौकरी चाहिए, क्लार्क की नौकरी चाहिए, प्राथमिक विद्यालय में टीचर की नौकरी चाहिए, तो भी सबसे पहले कोई पूछता है, यार तेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे आ गए, लेकिन कोई जान पहचान नहीं होगी तो तेरा मेल नहीं बैठेगा। तुम कुछ भी कर लो यार, तुम कितना ही पढ़ाई कर लो, यहां तो वो गांधी जी चाहिए, गांधी जी। ग्रीन कलर की नोट पे गांधी जी की छवि होगी तब तेरा काम बनेगा कुछ। ये चल रहा था कि नहीं चल रहा था? हर चीज का दाम चलता था कि नहीं चलता था? भाइयों बहनों, मैंने भारत सरकार में निर्णय कर लिया। मुझे बताइए, ये इंटरव्यू थे क्या चीज? जब वो एग्जाम देकर के मार्क ले आया है तो तुम 30 सेकंड में क्या इंटरव्यू करते हो भाई? इंटरव्यू लाने वाला बैठता है, वो आता है, अच्छा अच्छा चलो आगे निकलो, आगे निकलो, हो गया क्या इंटरव्यू? यही चलता था। और फिर जो पैसे देता था उसको नौकरी दे दी जाती थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई उसमें है। हमने फैसला कर लिया, सरकार, भारत सरकार में वर्ग 3 और वर्ग 4 में अब इंटरव्यू नहीं किया जाएगा।
भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। मेरिट के आधार पर जिसका भी मेरिट होगा उसको नौकरी अपने आप मिल जाएगी, कोई जान पहचान की जरूरत नहीं होगी। हमने राज्यों को भी कहा कि हमने किया है, तुम भी तो करो, लेकिन वो नहीं चाहते, उनको तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, अब थोड़े दिन है। जैसे ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये काम उत्तराखंड में भी हो जाएगा। हम तो हैरान हैं साहब, हमारी तो लड़ाई ऐसी है, हम नोट घर में जमा करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। नोटे कपबोर्ड में भर भर करके बैठे थे, बिस्तर के नीचे रखते थे, उस पर सोते थे। बताओ, ये पैसा गरीब का है कि नहीं है? ये गरीब का पैसा लूटा गया कि नहीं लूटा गया? ये पैसा देश के खजाने में वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, 1000 और 500 का नोट बंद करके अच्छे अच्छों के कपबोर्ड खोल दिए हमने। लेकिन बेईमानों की आदत जाती नहीं, उनके ब्लड में ही बेईमानी घुस गई है। तो उन्होंने क्या सोचा, अच्छा मोदी ने 1000 और 500 की नोटें बंद कर दी, अब मोदी को हम दिखाते हैं। पिछले रास्ते से नोट बदलने में लग गए। उनको लगता था मोदी को दिखता नहीं है, लेकिन भाइयों बहनों, उन बेईमानों को पता नहीं था कि हमें पूरी जानकारी है कि बेईमान क्या करेंगे। और आज रोज पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे? नोटों के ढेर, सोने के ढेर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सबका पसीना छूट रहा है। भाइयों बहनों, ये सफाई अभियान है, सफाई अभियान। और देशवासियों ने मुझे मदद की है, इसलिए मैं लड़ाई लड़ पा रहा हूं भाई। अगर देश की गरीब जनता का मुझे साथ न होता तो ये लोग पता नहीं मेरा क्या क्या कर देते जी। अभी भी इसी फिराक में है कि मौका मिल जाए तो टूट पड़ेंगे मोदी के ऊपर, लेकिन उनको पता नहीं है 125 करोड़ देशवासियों का रक्षा कवच करके बैठा हुआ हूं। जब तक 125 करोड़ देशवासियों का रक्षा कवच है, देश को लूटने वाले हम पर उंगली नहीं उठा पाएंगे, उंगली नहीं उठा पाएंगे। भाइयों बहनों, इंसान पैसे खाता है, ये तो हमने सुना था। इंसान पैसे मार लेता है, वो भी सुना था। लेकिन उत्तराखंड में तो स्कूटर भी पैसे खा जाता है। हमने अखबार में पढ़ा था कि जिस स्कूटर में 5 लीटर की टंकी होती है, वो 35 लीटर पेट्रोल खाता है। बताइए, चोरों को कहां कहां पकड़ेंगे भाई, कहां कहां पकड़ेंगे? इंसान तो चोरी करता था, उत्तराखंड में स्कूटर भी चोरी कर रहा था सरकार की। भाइयों बहनों, ये दुराचार, ये भ्रष्टाचार, इसने भारत जैसे होनहार देश को तबाह करके रख दिया है। सोना की चिड़िया कहा जाता था मेरा देश, उसको हम ही लोगों ने लूटा है। हमने इसको बचाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैंने आपको कहा था
मैं ये जानता हूं आपको काफी तकलीफ हुई है, तकलीफ कम नहीं हुई है, बहुत तकलीफ हुई है। लेकिन उसके बाद भी यह देश ईमानदारी की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया। इससे बड़ा देश का सौभाग्य क्या हो सकता है। इस देश का जितना ऋण मेरे सर पे है, इस ऋण को चुकाने के लिए मैं जीवन भर कोशिश करता रहूंगा मेरे देशवासियों। क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ना है तो ये लूट खसोट बंद होनी चाहिए भाइयों, ये बेईमानी बंद होनी चाहिए, ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, ये जाली नोट, आतंकवाद, ड्रग माफिया, ये जाली नोट का खेल खेलते थे। 8 नवंबर रात को 8 बजे एक धमाक से जाली नोटों का खेल जीरो हो गया दोस्तों। आतंकवाद, ड्रग माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अंडरवर्ल्ड, उनकी सारी दुनिया पल भर में तबाह करके रख दी भाइयों बहनों। और ये सारे फैसले देश के हित के लिए किए हैं, देश का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए किए हैं। और मुझे विश्वास है कि सामान्य मानवी इस देश का ईमानदारी को पसंद करता है। इस देश का सामान्य मानवी ईमानदारी के लिए सहने को तैयार होता है। इस देश का सामान्य मानवी बेईमानों को नफरत करता है, बेईमानी को कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अगर कभी कुछ करना भी पड़ा तो उसको मजबूरीन करना पड़ता है, रात को वो सो नहीं सकता, नींद नहीं आती है। ऐसे मेरे देश की ईमानदारी है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर बेईमानों ने ईमानदारों को दबोच करके रखा है। मैं ईमानदारों की ताकत बढ़ाने के लिए लड़ रहा हूं भाइयों, ईमानदारों को शक्तिशाली बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। और इसके लिए मुझे उत्तराखंड की देवभूमि से, उत्तराखंड की वीर भूमि से, उत्तराखंड की वीर माताओं से मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, जिन आशीर्वाद को लेकर के हम ये लंबी लड़ाई को जीतेंगे। भाइयों बहनों, अब कुछ ही दिनों में 2017 आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें उत्तराखंड दिया। हम वाजपेयी जी के जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तम उत्तराखंड बनाना जिम्मेवारी हमारी है। और मेरे भाइयों बहनों, ये उत्तराखंड ऐसे गड्ढे में पड़ा हुआ है, ऐसी खाई में पड़ा हुआ है, ऐसा तबाह करके रखा हुआ है। इसको बाहर निकालने के लिए 5-50 लोग धक्के मारेंगे तो बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं है जी। इतना बर्बाद करके रखा है। ट्रैक्टर लगा दोगे तो भी नहीं होगा जी। इस उत्तराखंड को इन मुसीबतों से बाहर निकालना है तो डबल इंजन की जरूरत है, डबल इंजन की। एक इंजन दिल्ली का और दूसरा इंजन देहरादून का। अब दिल्ली में तो आपने इंजन बना दिया है, देहरादून में आप बीजेपी का इंजन लगा दीजिए। आप देखिए, देखते ही देखते दोनों इंजन लग जाएंगे, दिल्ली वाला, देहरादून वाला, दोनों इंजन लग जाएंगे। उत्तराखंड को तेज गति से आगे बढ़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। मैं फिर एक बार यहां के सभी महानुभावों का इतने बड़े विशाल समारोह के लिए आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री के दो बड़े बड़े बयान। पहला बयान, देश को काला धन और काले मन ने बर्बाद कर दिया, और दूसरा बयान जो कि इशारा था किसकी ओर, जल्दबाजी में करने वाली योजनाओं से राजनीति तो चल सकती है पर समाज नीति नहीं। और नोटबंदी पर प्रधानमंत्री ने कहा, अगर देश की जनता साथ नहीं होती तो ये लोग न जाने क्या क्या कर सकते थे।